किसका सवाल था? क्या सवाल था? इनका सवाल ये है कि सर आपने पब्लिक प्राइवेट का तो बता दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि लिस्टेड है या प्यारे बच्चों कंपनी बनी नहीं है अब तक, लिस्टेड लिस्टेड कैसे आ सकता है? आप समझने की कोशिश करें, कंपनी बनी नहीं है अब तक, अभी सिर्फ कागज के पर्चे जमा कराएं, प्लांट नहीं है मेरे पास। बिजनेस कमेंस, इसका अगला स्टेप क्या होगा? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एससीसीपी से। तो आप एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि मैं अभी एक लीगल स्टेटस बना नहीं हूं, मैं अभी तक कंपनी बनी नहीं हूं। जब मैं कंपनी बनी नहीं हूं, कंपनी बनूंगा कब? जब सामने वाला मुझे सर्टिफिकेट ऑफ, जब वो सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन देगा उसके बाद जाके मैं लिस्ट होऊंगा। तो जब कॉमन सेंस है प्यारे, तभी रट्टा लगाते हुए भी थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा। लिस्टेड, हाँ, लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन ही है वो कंपनी जिसकी इंटेंशन ना हो लिस्ट करने की, जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो चुकी है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ें लिस्टेड की, तो लिस्टेड की डेफिनेशन ये है कि जिसकी सिक्योरिटीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी है। वो वाली तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। तो वही वाली बात कि जी सिक्योरिटीज लिस्ट हो चुकी है, जब लिस्ट होगी तब वो लिस्टेड कहलाएगी। मेरी इंटेंशन की बेसिस पे लिस्ट नहीं कहलाई। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस लिस्टेड कंपनी है, एग्री करोगे? क्यों यार, 5 साल बाद करा दूंगा ना यार। अब क्या समझ आ रही है बात? तो लिस्टेड की डेफिनेशन में ये नहीं लिखा हुआ, लिस्टेड में उसने वर्ड यूज किया वो पास्ट टेंस यूज किया है, वो सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक बात समझ आती है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड का वर्ड यूज हो ही नहीं सकता। और जब यू लॉजिकल आप पढ़ेंगे तो कभी भी पेपर में आप इस तरह के भंड या एरर नहीं कर सकेंगे। बच्चों डन हो गया यहाँ पे? अच्छा जी, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं पेज नंबर 3 पे, सेक्शन 16। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, डन हो गया। और ये पूरा पेज है और 10 सब सेक्शन है। अब समझ में खुद ही आ जाएगा 10 सब सेक्शन क्यों है, कैसे। और इसका नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। जो पूरा कंपनीज एक्ट है, 2 डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर करवा ले सके। देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर, देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफिक फॉर्म। एससीसी पे आपको बताया वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड documents for incorporation of a company, namely पहला, a declaration on the specified form by an authorized intermediary or by a person। अगेन किस नाम से मुखातिब कर रहा है? पर्सन के नाम से ही मुखातिब कर रहा है, बिकॉज कंपनी अभी तक बनी नहीं है। और बाया, अच्छा इसका क्या मतलब? डिक्लेरेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म, 2 बंदे, या तो ऑथराइज इंटरमीडिएरी हो सकता है या फिर पर्सन हो सकता है। प्यारे बच्चों, या तो ये बंदा हो सकता है, लेकिन अगर ये बंदा एकेडी है तो एकेडी इतना बड़ा बंदा तो नहीं जाएगा। तो एकेडी किसको अपॉइंट करता है? पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट करता है और कहता है तुम मेरे ब्याह पे जाके मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करो। तो इसका मतलब है या तो पीडब्ल्यूसी ये डॉक्यूमेंट जमा कराए, या फिर एकेडी या आरिफ हबीब या जहांगीर सिद्दीकी खुद जाके। लेकिन इन लोगों ने शायद अपनी पहली कंपनी खुद जाके इनकॉर्पोरेट कराई होगी, उसके अलावा एससीसी भी खुद इनके पास आता होगा कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने। लेकिन यहाँ तक बात समझ आती है हमें? और पीछे इनके कौन इन्वॉल्व होते हैं? इनके लीगल कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ऑडिट फर्म्स भी होती है, ऑडिट फर्म्स के अलावा भी होती है। यहाँ तक बात समझ आती है? तो ऑथराइज इंटरमीडिएट का मतलब ये है। और इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट भी है जो कि हम डिस्कस करते हैं, इसको हाईलाइट रखिएगा। A declaration on the specified form by an authorized intermediary or by a person named in the article as a director of compliance with, किस चीज की डिक्लेरेशन? ऑफ कंप्लायंस विथ ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन made thereunder in respect of registration and matter precedent or incidental। तो कंपनी बनने से जितने भी कानून है, कंपनीज एक्ट है, उससे आप क्या करेंगे?
आप कंप्लाई करेंगे, या तो आप ये कंप्लेन देते हैं या आपका जो लीगल कंसल्टेंट है वो करके देते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दी, अगेन कंपनी का वर्ड नहीं है, ऑफ दी प्रपोज कंपनी, बिकॉज कंपनी अभी तक बनी नहीं है प्यारे बच्चों। खुदा का से पेपर में अगर कंपनी लिख के आ गया तो पूरे कंपनी से की माफी ने कर दिया आपने। पेपर में कंपनी ना लिखेगा, क्या लिखना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दी proposed company signed by all the subscriber duly witnessed and dated। क्या यहां तक बात समझ आती है? तीसरा डॉक्यूमेंट, there may in the case of a company limited by shares and there shall in the case of a company limited by guarantee or an unlimited company be the article of association signed by the subscribers and duly witnessed and dated। यहां पे एक छोटा सा मसला है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए उसने ऑप्शन दिया हुआ आपको देयर में, और कंपनी लिमिटेड बाय, हाँ जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी का उसने ऑप्शन दिया है आपको। किस चीज आपको ऑप्शन नहीं दिया, आपको कौन सा वर्ड यूज किया है? शेल का। क्यों मे का वर्ड यूज कर रहा है, क्यों शेल का वर्ड यूज कर रहा है, इसको हाईलाइट कर लें, इसको हम आगे जाकर समझेंगे कि यहाँ पे मे और शेल का वर्ड क्यों यूज होगा, इसको आप हाईलाइट कर लें। एंड, और अगेन जब एंड आ रहा है तो इसका मतलब है चारों में से एक तो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना है, बल्कि चारों के चारों जमा कराना है। एंड एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड, कितना जबरदस्त वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है? नोटिफाइड। किसको नोटिफाइड करना होगा? रजिस्ट्रार। जहां आपके रजिस्टर ऑफिस बन जाएगी विद इन इतने डेज आपको रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों को? सॉरी, सब्सक्राइबर का वर्ड भी हाईलाइट रखें, आज ही की क्लास में डेफिनेशन पढ़ेंगे, टेंशन ना लें। आज की क्लास में पता चल जाएगा ये पर्सन है कौन, ये पर्सन है कौन, उसको किन किन नामों से मुखातिब किया जाता है, आज की क्लास में पता चल जाएगा। जहां सब सेक्शन 1 खत्म हुआ, सुनिएगा, जहां सब सेक्शन 1 खत्म हुआ, इस पर्सन ने इस रजिस्ट्रार को ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। अगला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई? वेयर द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन that any document or information filed with him in connection with the incorporation of the company contains any matter contrary to the law or does not otherwise comply with the requirement of law or is not complete owing to any defect, error or omission or is not properly signed by all the subscriber। सब्सक्राइबर ने साइन ही नहीं करा, वो ऑथेंटिकेट ही नहीं करा, जो कंपनी बनाने आया वो साइन नहीं करा, तो मैं क्यों साइन करूं? मैं क्यों अपनी ऑफिशियल सील लगाऊं? जिस बंदों ने कंपनी बनानी है वो जब साइन नहीं कर रहे तो मैं साइन क्यों करूं? अच्छा जी, द रजिस्ट्रार में ईदर रिक्वायर द कंपनी टू फाइल अ रिवाइज डॉक्यूमेंट और रिमूव द डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। यहां तक आपने लिखना है, एससीसीपी आपको बताता है स्पेसिफाइड पीरियड क्या होगा। अब बॉल किसके कोर्ट में आ गई? अब किसके कोर्ट में आ गई? पर्सन। Where the applicant fails under subsection 2 to remove the deficiencies conveyed within the specified period, the registrar may refuse the registration of a company। Full stop, section खत्म। अब आगे कारवा, तो मतलब जो आगे इतने सेक्शन है वो किसके लिए पढ़ रहा होगा? या तो वो रेक्टिफाई कर चुका होगा, या रजिस्ट्रार ने कंपनी रजिस्टर करनी होगी, या कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी को रजिस्टर नहीं करना होगा। सब सेक्शन 4, इफ का वर्ड लिखा हुआ है तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयरअंडर हैव बीन complied with, he shall register the memorandum and other documents delivered to him। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर वो चीजें रजिस्ट्रार के पास सेटिस्फाई हो चुकी है, वो मेमोरेंडम और आर्टिकल को अपने पास क्या कर लेगा? रजिस्टर कर लेगा, एक्सेप्ट। इट मींस कल को कभी भी इनमें चेंज आएगा, किसके पास जाना पड़ेगा? शेयरहोल्डर के पास जाना पड़ेगा। नोटिफाई किसको करना पड़ेगा? एससीसीपी को भी, रजिस्ट्रार को भी नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम, the registrar shall issue a certificate that the company is incorporated। The certificate of incorporation shall state the name and registration number of the company, the date of its incorporation, whether it is a private or a public, whether it is a limited or a unlimited, if it is limited, whether it is limited by shares or limited by guarantee।
लिस्टेड अनलिस्टेड मेरे प्यारे भाई नहीं आ सकता, लॉजिक इसके पीछे नहीं आ सकता। क्लियर है हम सारे यहाँ तक? अच्छा जी, द सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार और ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफिसर ऑफिशियल सील। The certificate under subsection 5 shall be conclusive evidence that the requirement of this act as to the registration have been complied with and that the company is duly registered under the company is registered तभी रजिस्ट्रार के पास जाता, the company is registered under this act. If ये if आप अब ये वाला कौन सा if है? subsection 4 वाला है, सही है? subsection 4 देखें, if the registrar is satisfied। अगला क्या है? subsection है if the registrar of the memorandum is refused। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, सही है? If the register of the memorandum is refused, the subscriber of the memorandum or any one of them authorized by them or any one of them मतलब any one of them मतलब या सारे सब्सक्राइबर या इनमें से कोई भी या कोई अगर इसके अलावा ऑथराइज इंटरमीडिएट लेट से पीडब्ल्यूसी है वो और एनी वन ऑफ देम ऑथराइज्ड बाय देम इन राइटिंग में विद इन कितने दिन में 30 days of the order of refusal prefer and appeal to the prefer का वर्ड यूज हुआ है, shall का वर्ड यूज नहीं हुआ। खुदा का वास्ता है, इसका भी ख्याल रखना है। आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा कि आओ मेरे खिलाफ केस करो या अपील करो, वो कह रहा है अगर आप चाहें तो अपील कर सकते हैं। प्रिफर एंड अपील टू द कमीशन। कमीशन कौन? एसईसीपी को कमीशन के नाम से भी मुखातिब किया जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सही है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम कमीशन का नाम करते हैं। अच्छा, एन ऑर्डर ऑफ द एसईसीपी अंडर सबसेक्शन 9 शैल बी हाजी शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। क्या यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा बच्चों ये क्लियर है? थोड़ा सा आपको पता चल रहा है कि लॉ को हमने पढ़ना किस तरीके से, कौन कौन सी चीजें हम जब पेपर में लिख रहे होते हैं तो हम नॉर्मली क्या क्या वर्ड ऐसे यूज कर देते हैं, और हम पेपर में जब पेपर देके निकलते हैं और फेल होते हैं ना 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद, तो हम कहते हैं मैं तो यही लॉ लिखा था। लेकिन आप सोचें आप लॉ में ऐसी क्या क्या गलतियां करते होंगे जो कि ब्लंडर है। वो ब्लंडर क्या है कि आप कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं हो, आपको पता ही नहीं है चीजों के बारे में, तभी तो आप ये एरर्स कर रहे होते हो। और जहां आपने ये एरर कर दिया ना, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, लिस्टेड अनलिस्टेड, कंपनी, प्यारे बच्चों आप ब्लंडर कर रहे हैं पेपर में। और जहां आप ब्लंडर ये कर रहे हैं तो आपका पास होना थोड़ा सा, वो कह रहा है इसको याद है 100 में से 80 वर्ड्स याद है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि 80 वर्ड्स कहना क्या चाह रहा है, इसको पता ही नहीं कि कौन सी चीज कब लिखनी है, कैसे लिखनी है। ये वो रीजन बन जाता है प्यारे बच्चों आपके फेल होने का। यहाँ तक बात समझ आ रही है जी मेरे? सॉरी नहीं ऐसा नहीं है यार, मतलब मैंने ऐसा नहीं सुना। अगर 50 से ऊपर नंबर आपके पास आए हुए वो लाजमी आपको पास करेगा, अगर तो पासिंग मार्क्स 50 है, अगर तो पासिंग मार्क्स आपके 50 है, सही है। लेकिन अगर आपके 50 से कम है तो वो लाजमी फेल करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं बच्चा कॉन्सेप्चुअली साउंड लग रहा है लेकिन 25 नंबर लाया तो पास कर दो, ऐसा नहीं करेगा, सही है। 50 नंबर बेंचमार्क है, चाहे आप रट के जाएं, चाहे आप कॉन्सेप्ट लेके जाएं, चाहे आप ड्राफ्टिंग करें, कुछ करें, अगर आपके 50 नंबर नहीं आते आप फेल हैं, 50 नंबर आते हैं उससे ज्यादा आप पास हैं। देखिए मैं मेरी चीज समझने की कोशिश करिएगा यार। अभी क्या टाइम हुआ है? 5:30 हो गए। हमने कोई इस सेक्शन को पढ़ने के लिए कोई 1 घंटा लगा चुके हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिर्फ इस सेक्शन को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगा दिया हमने? 4:30 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, टाइम क्या हो रहा है? 5:30। और इस सेक्शन को सिर्फ पढ़ने के लिए हम पिछली 4 क्लासेस ले चुके हैं, और पिछली 4 क्लासेस आपको कनेक्ट होते हुए दिख रही होंगी। मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? मैं आपके साथ ये वाले काम कर सकता हूँ। मैं इन सेक्शन के साथ मजीद खेल सकता हूँ, चीजें ऊपर नीचे करके आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, आपके कुछ सवालात हैं उनको क्लियर कर सकता हूँ, सही है। मैं बैठ के प्रोजेक्टर में ये सेक्शन आपको याद नहीं करवा सकता, और अगर आप याद करने आ रहे हैं तो मेरी सजेशन है मेरे पास नहीं। समझ आ रही है? मैं आपको क्या कर सकता हूँ? मैं आपको लॉ की जबान सिखा सकता हूँ, लॉ किस तरीके से आपसे बात करता है। अगर ये 10 सेक्शन ड्राफ्ट है, आपको लॉजिक समझ में आ गई होगी 10 सब सेक्शन क्यों है इस सेक्शन के अंदर।
पहला सबसेक्शन 1 क्यों इसको मुखातिब करता है, दूसरा सबसेक्शन 2 इसको मुखातिब। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, पेपर में आप कभी भूलेंगे नहीं, और जहां से सवाल आ रहा होगा आप पिक कर चुके होंगे। अब सवाल आप यहाँ पे खड़े हुए तो आंसर यहाँ से बनाना चाहिए। ये चीज मजीद यहाँ से कनेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, आप एक अच्छा खूबसूरत आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, और ये मैं आपको आज के क्लास में थोड़ा सा प्रूफ करके भी बता दूंगा। सही है, डन हो गया मेरे भाई यहाँ तक? जी कोई सवाल? कंक्लूसिव एविडेंस मतलब कल को आप बैंक के पास जाए और बैंक को बोले, कंपनी का नाम बताओ, क्या नाम रखा है कंपनी का? एबीसी कंपनी। कल को आप बैंक में जाए और बैंक को बोले कि मेरा एक अकाउंट खोल दो, किस नाम से? एबीसी कंपनी लिमिटेड लेट से। वो आपसे क्या मांगेगा? वो आपसे कहेगा भाई एबीसी कंपनी कंपनी है? आप कहोगे हाँ भाई कंपनी है। का डॉक्यूमेंट दिखाओ। आप क्या डॉक्यूमेंट दिखाओगे? सर्टिफिकेट। दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टर। ये डॉक्यूमेंट इस चीज का एविडेंस है कि आपकी कंपनी कंक्लूसिव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे जाके डिस्कस करेंगे मेरे भाई, फिलहाल अब इसको यहां तक रखो। इसलिए इसका रीजन, इस सेक्शन से रिलेटेड कोई मसला है मुझे आप बता दें। इसके अलावा इस सेक्शन में भी क्या कुछ आपको आइडिया नहीं है इसमें, क्या यहां तक बात समझ आती है? हम कुछ सवाल पढ़ लें प्यारे बच्चों, आ जाए। ऑटम 2015 पेज नंबर 4 सब आ चुके मेरे भाई, आखिरी पेज पे बच्चों सब आ चुके। अगले आधा एक घंटा हमने प्रैक्टिस करनी है। सही, आ जाए। ऑटम 2015, पाबन लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर the registrar has refused to register the memorandum under the provision of a Companies Act 2017. State the जल्दी छेती छेती possible reason for such refusal. Also advise the option available to Paban Limited in the above circumstances. 6 नंबर का सवाल है, 6 मिनट है प्यारे बच्चे। सेक्शन सामने रखें, इसको पेज को आप फाड़े, सेक्शन सामने रखें, आंसर ड्रॉप करें जल्दी छेती छेती। हाँ जी, लॉ सब सामने रखें और मुझे बताएं इसका आंसर कहां से लेके कहां तक है। सब सेक्शन 2 लिखेंगे हम, where the registrar is of the opinion that any document or information filed with him in connection with the incorporated company contains any matter। ये लिख दिया हमने। तो सवाल क्या था हमारे पास? सवाल हमारे पास ये था, एक सेकंड आप दीजिएगा मुझे, कहां गया सवाल? इसी के पीछे ये, अंडर द प्रोविजन ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट द पॉसिबल रीजन फॉर सच रिफ्यूजल। तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें क्या ये रीजन हो सकती है? कितने लोगों ने ये लिखा? हाँ जी मैडम, कितने लोगों ने ये लिखा? आंसर डन हो गया। और फिर उसके बाद ऑल्सो एडवाइज द ऑप्शन अवेलेबल टू पाबन लिमिटेड। पाबन लिमिटेड कौन है? ये क्या ऑप्शन अवेलेबल है इसके पास? ये प्रिफर टू अपील टू द कमीशन। सही है, within 30 days, within the 30 days of the date of order। कितने लोगों ने ये आंसर लिखा? हाँ जी, अगर मैं इसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल इसी पे आ रहा हूँ। कितने लोगों ने अपने आंसर में सब सेक्शन 2 लिखा और सब सेक्शन 9 लिखा? कितने लोगों ने अपने आंसर में ये लिखा? अब मैं आपसे एक बात कहूं, अब ये मेरी बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग और लिंकिंग मैटर करती है, और आगे जाके जो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको रियलाइज होगा कि हम ये चीजें आपस में किस तरीके से लिंक है। थोड़ा सा प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। जिस बच्चे ने अपने आंसर में ये लिखा और
और ये लिखा, उसको शायद 6 में से पूरे मार्क्स ना मिले। सही है। इसके अंदर एक और चीज भी ऐड करनी थी। क्या ऐड करना था? कि वो रिवाइज डॉक्यूमेंट्स फाइल करवा सकता है और उसके बावजूद उसकी कंपनी रजिस्टर नहीं होती तो वो फिर किसके पास प्रेफर कर सकता है? अपील। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है। आपने अपने आंसर में लिखा इनकम्प्लीट, कॉन्ट्रडिक्ट, एरर, ये सारे वर्ड्स लिखे, सही, सही लिखा। आपको ये भी लिखना था। इसमें क्या लिख, सोचे? नहीं सोचे? लॉ तो इन्हीं चीजों को कह रहा है ना कि या तो ये इनकम्प्लीट होंगे या गलत होंगे या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे। तो आप तो बड़े आराम से कह सकते थे फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइंड ही नहीं है, साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शायद जल्दी साइंड नहीं है, एक एड्रेस शायद उसने कम्युनिकेट ना किया हो। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है जो कि हम इंशाल्लाह अगली क्लास में जब इनको देख रहे होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा। किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा? कंपनीज एक्ट 2017 से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा। आप समझ आ रहे हैं? आप लॉ को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। रजिस्ट्रार ने ये इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रार के पास ये इंफॉर्मेशन है, वो इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कह सकता है कि इनकम्प्लीट है, कॉन्ट्रडिक्ट बाय लॉ है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, साइंड नहीं है, एरर है, ओमिशन है, तो वो क्या होंगे? वो यही तो होंगे। तो ये तो आपका एक जेनेरिक आंसर था जो बिल्कुल सही लिखा आपने, लेकिन उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या लिख सकते थे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल साइन नहीं है, मेमोरेंडम और आर्टिकल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, जल्दी कंपनीज एक्ट से, मेमोरेंडम आर्टिकल सारे के सारे सब्सक्राइबर ने शायद साइन। पेपर में सवाल आ जाए, कोई भी 4 एग्जांपल दे इसकी, अब आप कहेंगे सर ने तो पढ़ाया नहीं, स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप लॉ को पढ़ें, देखें, पढ़ें सबसेक्शन 3 आए, सबसेक्शन 2। अच्छा, अब जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, खुदा का वास्ता है उसको समझने की कोशिश करेगा। जो पूरा 1 घंटा लगाया है मैंने, इसको समझने की कोशिश करिएगा। Where the registrar is of the opinion that any document or information, जल्दी जल्दी, filed with him, यही डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऊपर सबसेक्शन 1 में जाके देखें, पढ़े जल्दी से, सबसेक्शन 1 पढ़े। There shall be filed with the registrar application on the specified containing the following information and documents, और फिर नीचे लिखा where the registrar is satisfied that the information or document filed to him may contain incomplete omission। तो इसका मतलब है वो किस चीज को रेफर कर रहा है? वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स और इन्हीं इंफॉर्मेशन को तो रेफर कर रहा है यार। सॉरी, आप देखिए, ये जो आंसर है ना आपका, ये ड्राफ्टिंग है, ये लॉजिक है, और ये लिंक। और अगर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट होने दे, मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक आपको लॉ की लॉजिक नहीं पता होगी। अगर पेपर में सवाल आ जाए, कोई भी 4 एग्जांपल्स दें, आप क्या करेंगे मुझे पता? वापस से ये लिख कर आएंगे क्या? नहीं, आप उसको लिंक कर सकते हैं, शायद ये 4 डॉक्यूमेंट्स जमा ना कराएं, या लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, या ऑथेंटिकेटेड का एक वर्ड हमने पढ़ा था, सारे के सारे सब्सक्राइबर ने आर्टिकल और मेमोरेंडम पे साइन ना किया, या एड्रेस उसने नहीं दिया, या एड्रेस गलत दिया। प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सोचें इस तरीके से यार, खुदा का वास्ता है। ये सेक्शन पढ़ने में हमें 10 मिनट भी नहीं लगते, वही मैं क्लास में आता और आपको वही रीडिंग करते हैं हम, और पास पेपर दिखाता हूं, मैं कहता इसका आंसर जब भी हुआ, इसका आंसर यहां से लेके, आपकी अपनी सोच कभी नहीं बढ़ेगी। आप सोचें आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। अगर आपने रजिस्ट्रार की टोपी पहनी हुई हो तो किस बेसिस पे आप उसको रिफ्यूज करेंगे? ये तो समझने की कोशिश करें, किस बेसिस पे रिफ्यूज करेंगे? कि भाई साइन ही नहीं है, सारे मेमोरेंडम ही नहीं है, आर्टिकल ही नहीं है, साइन नहीं है, सबने साइन नहीं करा हुआ, एड्रेस गलत आ रहा है, एड्रेस नहीं है, कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कंपनीज एक्ट।
तो इसका मतलब है मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी लिख दूं? नहीं, आगे एक सेक्शन है कि मेमोरेंडम आर्टिकल इन कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट होना चाहिए। सॉरी, नहीं नहीं दिया हुआ, तो वो सवाल की रिक्वायरमेंट तो पढ़े। सवाल की रिक्वायरमेंट के अंडर द प्रोविजन ऑफ अ कंपनीज एक्ट स्टेट द पॉसिबल रीजन। सवाल तो पढ़े, स्टेट दी पॉसिबल रीजन फॉर सच रिफ्यूजल। तो पॉसिबल रीजन इज that the documents and information filed to the registrar may contain error, may be incomplete, may be omitted, may be contradict with the law, may not be authenticated, may be false. फॉर एग्जाम्पल, ये तो लॉ छापे पूरा, फॉर एग्जाम्पल, और फिर नीचे बता दो 2-3 चीजें यार, उसको समझ तो आए, आप बताए तो आके को मुझे समझ में आता है सबसेक्शन कहना क्या चाह रहा है। मुझे पता है इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, मुझे पता है ऑथेंटिकेटेड का मतलब क्या है, मुझे पता है एरर का मतलब क्या है, मुझे पता है कॉन्ट्ररी टू द लॉ का मतलब क्या है। ये बताएं तो उसको, तभी तो पता चलेगा यार। सॉरी, हाँ यार, मेरी एक बात सुने, जो मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या इसका लॉजिक समझ आ रही है आपको? क्या इसका रैशनल समझ आ रहा है? अगर पास होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। आप ये भी लिख के आ जाए कि आप पास तब भी हो जाएंगे, क्यों 50 मार्क्स चाहिए, लेकिन शायद आपको 6 में से वो 4 नंबर दे रहा होगा, शायद 4.5 नंबर दे रहा होगा। लेकिन आप खुद बताएं, एक बच्चे ने ये लॉ छापा हुआ है, आपने भी लॉ छापा, लेकिन आपने नीचे 3 लाइनें ऐड कर दी। मुझे बताएं ना, किसके आंसर या किसके स्क्रिप्ट में इंप्रेशन अच्छा जाएगा यार, मुझे बताएं। वो बच्चा जो नीचे उस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, प्यारे बच्चा आप सब। और वही वाली बात देखें, मेरे लिए तो ज्यादा आसान है, मैं आपको बोल दूं इसका आंसर यहां से लेके डब्बा बना दो, ये डब्बा बना दो। लेकिन आप सोचे, जब मैं आपको यूं तैयारी कराऊंगा तो इससे फायदा क्या होगा? आई कैप अब आपसे जो भी सवाल को चेंज करने की रिक्वायरमेंट कर ले, वो आपसे कहे कि भाई क्या कहते हैं रजिस्ट्रार ने इन इन बेसिस पे, इनकम्प्लीट और कॉन्ट्रडिक्ट के बेसिस पे रिफ्यूज कर दिया। कोई भी 4 एग्जांपल दे, अब क्या करेंगे आप? वो खुद सवाल में कह रहा है कि कॉन्ट्रडिक्ट टू द लॉ, इनकम्प्लीट, एरर, ओमिशन के बेसिस पे मैंने स्टेट एनी 4 रीजन जिसके बेसिस पे किया। अब क्या लिखेंगे आप? तो जब तक लॉ का पता ही नहीं होगा आपको, प्यारे मतलब द पॉइंट इज, बाइबल तो ऊपर ही है ना यार। और सवाल और खुदा का वास्ते सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को पढ़े एक बार वापस से, किस तरीके से उसने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स का वर्ड सबसेक्शन 1 में भी यूज किया है, और जहां ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास है तो उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि उसे रजिस्टर करनी है कि नहीं करनी। और वही वर्ड वो वापस से सब सेक्शन 2 में भी यूज कर रहा है एग्जैक्टली। बस उसने इंफॉर्मेशन पहले इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लिखा है, दूसरे पे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म, बस ये फर्क है। इसके अलावा अगर आप यूं चीजें पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आपको याद करने में आसानी होगी कि पहले सब सेक्शन 1 में इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करा दिए गए, ये वाला है। दूसरा सब सेक्शन, इफ द रजिस्ट्रार बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड टू हिम मे रिफ्यूज द एप्लीकेशन। अब आपको पढ़ने में, लिखने में, याद करने में आसानी रहेगी। नहीं, पूरा सेक्शन नहीं लिखेंगे, बस पूरे सेक्शन में आपको पता है क्या लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ, पूरा सेक्शन नहीं लिखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मे बी कॉन्ट्रडिक्ट विद द, कौन सा लॉ जल्दी बताएं यार, कंपनीज एक्ट, और मे नॉट बी साइंड बाय, सेम चीज आपने आर्टिकल के लिए लिखी। द रजिस्टर्ड ऑफिस में भी इनकम्प्लीट, आपने सिर्फ इतना लिख दिया पीसीएचएस। भाई कहां पे पीसीएचएस में? वो एक्सेप्ट थोड़ी करेगा आपकी कंपनी यार। आप सिर्फ लिख के आ जाए भैंस कॉलोनी कटीपाड़ी, आपकी कंपनी वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा, बिकॉज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड इज इनकम्प्लीट। तो यहां तक बात समझ आ रही है? मेमोरेंडम और आर्टिकल में हम सबको पता है क्या है। अगर आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में यही नहीं लिखा हुआ कि कंपनी के शेयर कैपिटल कितना होगा, मेंबर्स कितने होंगे, तो वो कैसे आपको पब्लिक और प्राइवेट का इंतखाब करेगा यार? वो कैसे लकब देगा आपको पब्लिक और प्राइवेट का, जब आपने मेंबर्स का नंबर ही नहीं बताया हुआ वहां पे? तो यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? उसमें लिखा हुआ है कि उसके डेट और एड्रेस आना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक सवाल है, एक सेक्शन में हम 1.5 घंटा लगाएंगे, सिर्फ इससे लगाएंगे ताकि आपका 1.5-2 घंटे ना लग रहे हो, और पेपर में अगर सवाल आए तो हमें पता हो यार कि हमने किस तरीके से इसको ड्राफ्ट करना है और हमारे पास कितना कंटेंट मौजूद है। तुम्हारे लिए मैं, अगर तुम परेशान हो रहे हो तो तुम्हारे लिए टेक्निक ये है, तुम पेपर में यही लिख के आ जाना। तुम्हारे लिए मैं बताऊं, तुम पेपर में ये लिख के आ जाना और ये लिख के आ जाना और आगे बढ़ जाना।
टाइम बच जाए तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो लिख देना, मार्क्स तो नहीं कटेंगे उससे। टाइम नहीं बचा तो वो तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था। एग्रीड? टाइम बच गया तो मक्खी तो नहीं मारनी, जगह छोड़ के लिख के आ जाना 2-3 लाइन। टाइम नहीं बचा इट मीन तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही था कि अगर मैं लिखने बैठता हूँ मैं बाकी पेपर अटेंड नहीं करता। वो बेहतर। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता है अगर मैं सब्जेक्ट में आया हूँ प्यारे बच्चों तो एक मेरी रेपुटेशन बनी हुई है, एक ऑलरेडी मेरे सब्जेक्ट में बनी हुई है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वहां पे मैं कुछ और पढ़ाऊँ, यहाँ पे आपको किसी और तरीके से पढ़ा। मैंने सब्जेक्ट में इंसाफ करनी है, सही है। तो खुदा का वास्ता इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप एक से, हम लास्ट क्लास में हमने कितना सेक्शन पढ़ा? एक सेक्शन। आज की क्लास में भी कितना सेक्शन पढ़ा? सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ा। हम इसी तरीके से लेके चलेंगे और जहां हमें सेक्शन पढ़ने की तमीज आ गई ना, आगे पूरा कोर्स ही निकल जाएगा। और जहां टेक्निक हमें समझ आ गई ना कि यार ये 4-5 बातें ही है और सेक्शन ऐसे ही ड्राफ्ट में पहले इसके सर में टोपी है फिर इसके सर में टोपी, तो पहले वो इससे मुखातिब करेगा फिर इससे मुखातिब करेगा, फिर इसको यूं कहेगा फिर इसको यूं कहेगा। इसी स्ट्रक्चर में आपके पास ड्राफ्ट हुआ होगा। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, हम फौरन से असर की नमाज का ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट बाद हम वापस आ रहे हैं। जो नीचे ऑटम 2000 से सुन लें, जो ऑटम 17 का सवाल है वो हमने करना है। और पहले पेज पे आपको कुछ 4-5 पास पेपर्स दिख रहे हैं, हमने वो करना है। सेकंड पेज पे हमें प्रोमोटर की डेफिनेशन देखनी है, उसको पढ़ना है। और जहां प्रोमोटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा ये बंदा है कौन एक्चुअल में। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? छेती छेती आ जाओ। अभी अभी एक सेक्शन का एक सब सेक्शन आपस में लिंक्ड हो रहा है। सब सेक्शन 2 किससे लिंक्ड हो रहा है? सब सेक्शन 1 से। समझ आ रही है? वहां सब सेक्शन 1 में भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स का वर्ड यूज करता है, सब सेक्शन 2 में भी इंफॉर्मेशन। और तो इसका मतलब है अगर मुझे मजीद एक्सप्लेन करना हो तो मेरे पास एटलीस्ट कंटेंट मौजूद होगा कि यार वो क्या कहता है। जब वो कह ही इस तरीके से रहा है, इस आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए? The registrar on receiving, क्या रिसीव करेगा? इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स में refuse an application of Paban Limited to incorporate a company based on the following grounds या following basis, जहां पे आप सिर्फ क्या लिख देंगे? इनकरेक्ट, कॉन्ट्रडिक्ट, ओमिशन, इनकम्प्लीट और हाँ जी एरर, फॉल्स, जो वर्ड्स उसने बताया है। और फिर आप चाहें मतलब उसी सब सेक्शन को मैंने बुलेट में कर दिया ताकि वो पॉइंट्स मुझे फौरन से मैं कम्युनिकेट कर दूं। और फिर आप चाहें तो आप यहां पे ये चीज थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, इसको मैं ब्लू से लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉट बी, जल्दी छेती छेती, signed by all the subscriber to memorandum। सही है? दूसरा मेमोरेंडम आंसर में भी, जल्दी छेती छेती, कॉन्ट्रडिक्ट विद कंपनीज एक्ट 2017। सेम पॉइंट्स किसके लिए लिख दूंगा वापस से? आर्टिकल ऑफ। और चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस या जो उसने एड्रेस दिया है वो इनने सही नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। तो आप समझ आ रही? तो ये जो आप 2-3 पॉइंट, इसमें हार्डली आपका 1 मिनट लगेगा प्यारे बच्चों, लेकिन इससे फायदा क्या होगा ये अब आपको समझ में आ गया। अब आपका सिर्फ रट्टा नहीं लगा रहे होगे, आपको इन एक्चुअल में समझ आ गया कि ये सेक्शन आपसे कहना क्या चाह रहे हो, रजिस्ट्रार किस ग्राउंड्स में आके इन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहां तक? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब मेरे साथ रेडी देखो। और मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, अभी एक सेक्शन पढ़ा है तो एक सेक्शन के सब सेक्शन आपस में लिंक्ड हो रहे हैं। आगे जाके जब हम सेक्शन पे सेक्शन पढ़ रहे होंगे प्यारे, तो सोचे कि हमारा जब एक सवाल का आंसर हम ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो हमें डिफरेंट सेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आती है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पाबन लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जाती है टू फॉर्म आ कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। टू फॉर्म आ प्राइवेट कंपनी।
और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो 50 से एक्सीड कर सकते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो 50 से एक्सीड कर सकते हैं या इसके मेंबर 50 से ज्यादा है। अब सवाल, अब आपके पास सवाल आएगा, फिर अब आप कैसे आंसर लिखेंगे इसका? हाँ जी, सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, और आप प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन लिखेंगे और आप कहेंगे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, एंड इट मींस तीनों कंडीशन कंप्लाई होना। अगर ये कंप्लाई नहीं करता है इससे, तो इसका मतलब है ये डॉक्यूमेंट किसके पास जा रहा होगा, किसके पास जा रहा होगा? रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार बेस्ड ऑन किस चीज के बेस्ड पे, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? आपके कंपनी जैसे, इस बेसिस पे वो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। सवाल ऐसा आ जाएगा, बताइए क्या होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब तक लॉ का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा प्यारे बच्चों, आप कभी भी एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट नहीं कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो आंसर कहां? डेफिनेशन से स्टार्ट होगा। आंसर कहां पे? डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा होगा और फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी पे आके जल्दी जल्दी खत्म हो रहा होगा कि जी डेफिनेशन प्राइवेट कंपनी की ये है। अगर आप एक ऐसी कंपनी बनाने जाते हो तो आप किसके पास जा रहे होगे? सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास। जहां रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो रजिस्ट्रार इस बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? अब अगेन अगर मैं आज की क्लास में आपको ये चीज नहीं बताता, और अभी जो मैंने आपसे पाबंद लिमिट वाला सवाल अभी जो आपसे पूछा, आप कभी भी अपने आंसर में इस सेक्शन को कवर ही नहीं कर रहे हो। आप क्या करते हैं? वही प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन छाप के आ जाता है। आपको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे। जब तक सेक्शन का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा प्यारे बच्चों, और चीजों की लॉजिक और लिंकिंग आपको नहीं पता होगी, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पेपर में पिक करना कि इसके अंदर कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, कितने सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, उन सेक्शंस के कौन कौन से सब सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, और वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। समझ आ रही है बात यहाँ पे? तो हमारी कुछ क्लासेस सिर्फ और सिर्फ, और अभी जो मैंने कुछ बच्चों के आंसर चेक करे, खुदा का वास्ता है, लॉ को पास करना है तो लॉ को लिखना सीखें। लिखें, जितना लिख सकते हैं। होता क्या है, बच्चा क्या वर्ड यूज कर रहा है? मे नॉट बी अलाइंड, सही है, या इट इज टोल्ड इन एससीसीपी। बच्चों खुदा का वास्ता, अगर आप ये वर्ड्स यूज करेंगे आप पेपर में पास नहीं हो सकते। कॉन्ट्रडिक्ट की जगह एक बच्चे ने कोइंसाइड लिख दिया। कॉन्ट्रडिक्ट विद द लॉ है, उसे क्या लिख दिया? कोइंसाइड विद द लॉ। आप सोचे ना, आपने पूरी मीनिंग ही चेंज कर दी एक वर्ड करके। एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन जाए यार, इसको ये नहीं पता कि लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करने में क्या मीनिंग है और कोइंसाइड क्या मीनिंग है। अलाइनमेंट वगैरह के अगर आप वर्ड यूज करेंगे प्यारे बच्चों, रीचेक के वर्ड यूज करेंगे, तो ये अंग्रेजी का पर्चा नहीं है, खुदा का वास्ता। अलाइनमेंट आप कोई बाइक शॉप पे थोड़ी यहाँ पे टायर अलाइन करने के लिए, यार आप लॉ का पर्चा देने जा रहे हैं, अलाइन का वर्ड यूज करें। तो यहाँ तक बात समझ आती है? तो खुदा का वास्ता, जब तक लॉ को लिखेंगे नहीं, जब एक बार खुद लिखने बैठेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड मुझे पिक नहीं हो रहे यार। यहाँ पे मैं ये वर्ड्स मुझे पिक नहीं हो रहे, या फिर यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा कि लॉ में क्या वर्ड डिफाइंड है और मैं जो अपनी अंग्रेजी का वर्ड लिखने जा रहा हूँ वो क्या है। जब और अगर हम हर दिन प्यारे बच्चों एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूँ घर जाके एटलीस्ट आप इसको रिवाइज करेंगे, इस सेक्शन को एक बार पढ़ेंगे तमीज से, ताकि कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकें, और उसको खुद से एक बार लिखने की कोशिश करेंगे। जब एक बार खुद से लिखेंगे, मैं आपको फिर बताऊंगा कि इस सेक्शन में कितने पॉसिबल सवाल आ सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और एक और चीज याद रखिएगा, हम जितने सेक्शन पढ़ लें, कोई सेक्शन कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। आगे जाके हम 50वें या 60वें सेक्शन में भी होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उस वक्त अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो यहाँ से लिंक हो रही होगी, उस वक्त अगर हम कोई आंसर ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो यहाँ से लाजमी लिंक हो रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? आज हम फिलहाल इतना ही रखें, बिकॉज हमने जो मजीद सवाल करने हैं। अच्छा, ये जो नीचे सवाल आ रहा है ऑटम 2017, ये आपका
होमवर्क ये करके आना, नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक सवाल को सिर्फ हम यूं नहीं करेंगे इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक है, अनलेस ऐसा ही हो, बट हम इसको जरूर एनालाइज करेंगे कि इसके पॉसिबल आंसर क्या। और जब आंसर डिस्कस करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये इस अब जाके आपको समझ में आया होगा इस इनकम्प्लीट कॉन्ट्राडिक्ट इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों। अब इन वर्ड्स का आपको एक्चुअल में मायने समझ में आएगी कि उसको कहना क्या चाह रहा है। डन हो गया प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली क्लास में। बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।